So hello, my dear lovely and cheerful children. How are you all? Welcome back to another super cool, super amazing, super interesting biology life session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. Today we are going to learn the very interesting chapter, right? We all know that is inheritance and variation. Last class we were learning about dihybrid cross. If you remember that. Yes, so last class we were learning about dihybrid cross, right? We will quickly have a recap of what was the homework and what all things we had learned. Yes, so yeah Dipali, let's start. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट? डाइहाइब्रिड क्रॉस, and I had asked you to make a Punnett square. Some of you already showed it to me that day itself, right? I want that everyone should be able to do this. Everyone did it. आप सभी ने वो Punnett square बनाया जिसमें आपने गैमेट्स को लिखा था और पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी लिखा था. Everyone could do it. I had asked you to find out this कि कैसे हमें 9:3:3:1 मिल रहा है और ये जो जीनोटाइप रेशियो है वो कैसे आ रहा है. चलो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी, प्लीज रेज योर हैंड. यू कैन टेल मी इफ यू वांट मी टू explain the entire thing. I can do that, no issues. Okay, so I feel I should do it. No one is raising hands, but I feel just for my satisfaction I'm gonna do it. एक मैं करके दिखाती हूँ आपको. हाँ अक्षरा, करेक्ट है आपका. यस, परफेक्ट. तो इसी के साथ हम सीख लेंगे कि पुन्नेट स्क्वायर होता क्या है. पुन्नेट स्क्वायर होता क्या है? तो पुन्नेट स्क्वायर ऑब्वियसली ये किसने दिया था? पुन्नेट ने दिया था. किसने दिया था? पुन्नेट ने दिया था. ओके ऋषिकेश, यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ. आपको दिखेगा कि आप जब अनम्यूट हो जाते हो ना, आपको दिखेगा, तो आपके घर की सारी आवाजें आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप अनम्यूटेड हो. यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ. ठीक है, मेक श्योर सभी का स्पीकर साइन रेड कलर का है. अगर वो रेड कलर का है तो आप म्यूट में हो. ठीक है, अनिकेत, दीपाली, आप अनम्यूट हो चुके हो. हाँ अभी करेक्ट है. ओके, तो पुन्नेट स्क्वायर पुन्नेट ने दिया था ऑब्वियसली. उन्होंने हमारा काम बहुत इजी करा था क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम वी वर एबल टू हैव graphical representation. Because of him we were able to have graphical representation. Punnett square is the graphical representation to find out the possible genotype, to find out the possible genotype of all the progenies. समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? एक आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे ग्राफ के फॉर्म में, उससे आपको मिलेगा क्या? आप इजीली क्या फाइंड आउट कर पाओगे? पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑल द प्रोजेनी. जिसके साथ आप गैमेट को फ्यूज कराओगे आपको एक नया प्रोजेनी मिलेगा. अब उस नए प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा? वो कैपिटल में होगा, वो स्मॉल में होगा. ये सारी चीजें हमें पुन्नेट स्क्वायर से बहुत इजीली मिलती है. ठीक है, दैट इज पुन्नेट स्क्वायर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑल द प्रोजेनीज. ठीक है, ऑफ ऑल द प्रोजेनीज ऑफ अ हाइब्रिड. ऑफ अ हाइब्रिड मतलब आप जिसको भी फ्यूज करा रहे हो, जो भी गैमेट को फ्यूज करवा रहे हो, उनसे जितने प्रोजेनी पॉसिबल है उनके क्या जीनोटाइप होंगे उसको एक बॉक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसको चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं ना. इसको हम चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं.
चेकर बोर्ड। ठीक है, तो आप देखो कौन मुझे बताएगा कि इसका गैमेट क्या आएगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो था ना, राउंड प्लांट आपका क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्लांट में हम सेल्फिंग कर रहे थे, इस प्लांट में हम सेल्फिंग कर रहे थे, राइट। ये F1 प्रोजेनी था, ये F1 प्रोजेनी था, और इसमें हम सेल्फिंग कर रहे थे, और F2 प्रोजेनी का मैंने बोला था कि वो बॉक्स बनाओ आप, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाता है पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से। कोई मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें गैमेट क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट ऑल गैमेट्स वी मे गेट। कौन कौन से गैमेट मिलेंगे हमें। गैमेट बनाने के लिए हमने सीखा था कि दोनों को सेपरेट कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेपरेट कर दिया। अब दूसरा जीन पे जाओ, पहला जीन को हमने सेपरेट कर दिया, दूसरा जीन क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ओके ऋषि, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, यस सोनम, ऑसम, करेक्ट। इसको सेपरेट कर दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको भी कंबाइन करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका पॉसिबल गैमेट बना दो आप, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अगर आप सीख गए, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इफ यू नो हाउ टू मेक गैमेट्स, बाकी सारा प्रोसेस इजी है। गैमेट आई होप आप सभी सीख गए। सबसे पहले आपको जीन को सेपरेट कर देना है, पहला जीन हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद जो भी जीन है उनके एलील को आप सेपरेट करके कंबाइन कर दीजिए पहले वाले से, हमने तो वही किया है। तो उससे आपके पॉसिबल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम पुन्नेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। हम पुन्नेट स्क्वायर में इधर कुछ लिखते हैं और इधर भी कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, ठीक है, मैं बस सिखा रही हूँ कि अगर किसी को थोड़ा भी डाउट होगा तो उनका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से गैमेट है आप देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैं लिख दूंगी यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और क्या गैमेट है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, मैं यहाँ लिख दूंगी कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और क्या गैमेट है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, मैं यहाँ लिख दूंगी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मैं यहाँ लिख दूंगी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो आपके ये गैमेट हो गए। यस रितिका, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। यस, मुंशी इज आस्किंग कि लेक्चर कब स्टार्ट हुआ। लेक्चर टाइम पे स्टार्ट हुआ, आपकी क्लास की टाइमिंग 12:45 है ना मुंशी, राइट। तो उससे थोड़ा सा मतलब 12:47 को मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके, मुंशी इज इन नींद, हाँ ठीक है, नहीं आपने कुछ मिस नहीं किया मुंशी, मैं बस सिखा रही हूँ कि गैमेट कैसे बनता है। मैंने लास्ट क्लास में भी ये सिखाया था, राइट। ये सेल्फिंग है ना, ये सेल्फिंग है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी आपका मेल गैमेट के लिए भी है और यही पॉसिबिलिटी आपका फीमेल गैमेट के लिए भी है। सेल्फिंग का मतलब आप इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन भी यूज कर रहे हो और इसी प्लांट का एग भी यूज कर रहे हो, राइट। तो आपको सेम पॉसिबिलिटी मिलेंगे ना, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी आपको सेम पॉसिबिलिटी मिलेंगे, है ना। तो मैं इधर भी सेम गैमेट लिख दूंगी क्योंकि प्लांट तो सेम है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, जनरली हम इस वाले में क्या लिखते हैं, मेल गैमेट लिखते हैं, और इस वाले में क्या लिखते हैं, फीमेल गैमेट लिखते हैं। क्या सबको ये समझ आया जो मैं बोल रही हूँ।
हम क्या फॉलो करते हैं, हम इधर जो लिखते हैं वो मेल गैमेट लिखते हैं और इधर जो लिखते हैं वो फीमेल गैमेट लिखते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझा रही हूँ। पुनेट ने ऐसा फॉलो किया था, उन्होंने इस साइड मेल गैमेट को लिखा और इस साइड फीमेल गैमेट को लिखा। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज है मियोसिस जब हो रहा है तब, राइट। अब आप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज करोगे, राइट, फर्टिलाइजेशन कराओगे, तो ये और ये कंबाइन हो जाएगा, ये और ये कंबाइन होगा, ये और ये कंबाइन होगा, ये और ये कंबाइन होगा। सिमिलरली ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। समझ आ रहा है कैसे लिखेंगे हम रिजल्ट को? एक मैं समझाती हूँ, देखो क्या कैसे लिखते हैं हम हमेशा r को r के साथ लिखेंगे और y को y के साथ लिखेंगे, r को r के साथ और y को y के साथ। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, हम पहले कैपिटल को लिखेंगे उसके बाद स्मॉल को लिखेंगे। समझ आया? हम r को r के साथ लिखेंगे, y को y के साथ लिखेंगे। दूसरा क्या, हम पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे उसके बाद स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो आप देख लो इसमें तो सारा कैपिटल है, तो हमने r को r के साथ लिख दिया और y को y के साथ लिख दिया। अब ये वाला कंडीशन देखो आप, अगर मैं इसको इससे कंबाइन करती हूँ तो r को r के साथ लिख दिया, दोनों कैपिटल था, y को y के साथ लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ पे एक y कैपिटल है और दूसरा y स्मॉल है, तो मैं कैपिटल Y पहले लिखूंगी और स्मॉल y बाद में लिखूंगी। क्या सबको ये समझ आया? इसी तरह आप सारा कंबाइन करके लिखते जाओगे, कैपिटल को पहले लिखोगे, स्मॉल को बाद में लिखोगे, r के साथ r लिखोगे, y के साथ y को लिखोगे। सबको समझ आया? प्लीज क्लिक ऑन यस अगर सबको समझ आया पुनेट स्क्वायर में कैसे लिखते हैं हम चीजों को। सबको समझ आया? सबसे पहला काम आपका गैमेट बनाना है। अगर आप ये चीज सीख गए हैं ना तो आपका ये तो बहुत इजी है। ये किसको नहीं आता है, ये करना तो सबको आता है ना। ठीक है, गैमेट बनाना अगर आप सीख गए हैं तो फिर जेनेटिक्स बहुत इजी है। ओके ओके दीक्षा, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ। अभी एग्जाम्पल के लिए मुझे ये बता दो आप, इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये इसका जीनोटाइप है। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या होगा बताओ आप? इसका फिनोटाइप क्या होगा? राउंड एंड येलो। यस सोनम, क्या होगा फिनोटाइप? राउंड एंड येलो, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। इसका मुझे बता दो आप, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सारा बता सकते हो मुझे। इसका जीनोटाइप आपको दिख रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिनोटाइप क्या होगा? राउंड एंड येलो। यस, एवरीवन हैज गॉट इट। राउंड होगा क्योंकि कैपिटल आर है, येलो होगा क्योंकि कैपिटल वाई है। हमने सीखा है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर एक भी कैपिटल है, एक भी कैपिटल है तो वो वाला एक्सप्रेस होगा, राइट। तो इसका भी फिनोटाइप क्या है? राउंड और येलो। आप देख लो दोनों का जीनोटाइप अलग है लेकिन दोनों का फिनोटाइप सेम है। इसी तरह से हमने फाइंड आउट किया था, जब सबको आप देखोगे ना तो आप पाओगे कि 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो है और एक जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, जीनोटाइप सबका अलग अलग हो सकता है। तो जब आप जीनोटाइप देखोगे तो आप देखोगे कि एक अलग तरह का जीनोटाइप होगा, 2 अलग तरह के जीनोटाइप होंगे, एक कोई और कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से के जीनोटाइप होंगे। तो उसका रेशियो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये सबको समझ आ रहा है ना इसका मतलब? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये लिखती हूँ, यहाँ पे देखो
अगर मैं इसको इससे कंबाइन करूं, इसको मैं इससे कंबाइन करूं, तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। और ये आपका फिनोटाइप क्या देगा? रिंकल्ड ग्रीन, है ना, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है। और कहीं भी आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, आपको ये जीनोटाइप नहीं मिलेगा। आपको ये एक ही जीनोटाइप मिलेगा जो स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखो, इसको आप इससे कंबाइन करो, एक कैपिटल वाई मिल जाएगा, है ना। इसको आप इससे कंबाइन कर दो, एक कैपिटल आर मिल जाएगा। इसको आप इससे कंबाइन कर दो, आपको कैपिटल आर भी मिलेगा, कैपिटल वाई भी मिलेगा। बस एक ही कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन ऐसी कंडीशन है जब आपको दोनों स्मॉल आर मिलेगा और दोनों स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। तो ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया आपका, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो कितने जीनोटाइप होंगे? कितने जीनोटाइप स्मॉल आर और स्मॉल वाई के होंगे? कितने जीनोटाइप होंगे? सिर्फ एक, सिर्फ एक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये रेशियो लिखते हैं। ठीक है। ये जो रेशियो मैंने लिखा है ना, वो हमने वैसे काउंट किया है कि कितने स्मॉल आर कितने स्मॉल आर वाई है, तो एक है। कितने कैपिटल आर कैपिटल वाई है, एक है। उसी के अकॉर्डिंग सबका नंबर दिया है, डिपेंडिंग ऑन कितने टाइप्स के जीनोटाइप मैच कर रहे हैं। सबको समझ आ रहा है ना? Those who actually did the homework, आपको लग रहा होगा बहुत रिपीटेटिव है। जिन्होंने नहीं किया है उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर इज टोल्ड टू यू उसको आप फॉलो करो। ठीक है। जिन्होंने किया था उनके लिए तो बहुत इजी हो गया होगा, अब ये सुपर इजी है ना, आपने तो समझ लिया है ऑलरेडी, राइट। तो आप मेल को इधर लिखते हो, मेल गैमेट को, फीमेल गैमेट को यहाँ लिखते हो। कॉम्बिनेशंस कैसे लिखते हो? सबको कंबाइन करके लिख दोगे, दोनों को साथ लिखोगे। अगर कैपिटल आता है तो कैपिटल पहले लिखोगे और स्मॉल बाद में लिखोगे। ठीक है। और मुझे बता दो कितने पॉसिबल प्रोजेनी मिलेंगे इसमें? इस पुनेट स्क्वायर में कितने प्लांट मिल सकते हैं आपको? 16। परफेक्ट। देखो 4 इंटू 4 मैट्रिक्स है ना, ये 4 इधर है 4 इधर है, 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। मैं कोई ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं बोल रही हूँ, आप देख लो मल्टीप्लाई करके। यहाँ 4 वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज आएंगी, यहाँ भी 4 आएंगी और यहाँ भी 4 आएंगी, तो टोटल कितने वैल्यूज आएंगे? 16। मतलब आपको 16 प्लांट मिल सकते हैं। और उन 16 प्लांट में आप देखो यहाँ पे ऐड करके 16 है कि नहीं है? 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। इन 16 प्लांट में 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो है और 1 रिंकल्ड ग्रीन है। उन 16 प्लांट में एक का जीनोटाइप एक जैसा है, 2 का एक जैसा है, 1 का एक जैसा है। समझ आ रहा है? ठीक है। इस तरह से हमने फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को फाइंड आउट किया है। ठीक है। सो दैट इज हाउ पुनेट स्क्वायर ने हमारा स्टडी इजी कर दिया, वरना बहुत डिफिकल्ट होता सबको कंबाइन करना। इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा स्टडी बहुत इजी हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे कर रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? प्लीज क्लिक ऑन यस अगर समझ आया तो। एक कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप बोल सकते हो आपको क्या समझ नहीं आया है। ठीक है। कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है? एक स्टूडेंट का मुझे नो दिख रहा है, प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि क्या समझ नहीं आया, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, यू कैन टेल मी। अच्छा, उन्होंने नो से हटा दिया, अब समझ आ गया क्या?
चलो ठीक है, ओके। तो दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने सब सीख लिया अच्छे से, ठीक है। अब हमने सीखा था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कितने लॉज सीखे थे हमने? 3, राइट। हाउ मेनी लॉज? 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यस मंजरी, अनुष, मुंशी, एवरीवन इज आंसरिंग, ऑसम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये आपने ही मुझे बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यस सोनम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। एंड ये जो लॉ है आपको हमेशा दिमाग में फिक्स करना है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट हैज नो एक्सेप्शन। हम आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम देखेंगे कि इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। हम देखेंगे कि इसका एक्सेप्शन है, हम देखेंगे कि थर्ड लॉ जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका भी एक्सेप्शन है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। हम सीखेंगे जो एक्सेप्शंस है ना वो भी हम सीखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मुझे ये पता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? आपका जो भी F1 जनरेशन होता है, आपका जो भी F1 जनरेशन होता है उसमें आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलता है ना। हमें पता है कि F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है उसमें जो कैरेक्टर आपको दिखता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है? वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? वो डोमिनेंट है। तो मेंडल ने कहा था कि जो भी कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में दिखता है वो हेटेरोजाइगस है, और जो कैरेक्टर हमें दिखता है वो कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। वो क्या कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। पहला लॉ ये था। दूसरा क्या था कि कोई भी फैक्टर, मेंडल ने कभी जीन टर्म यूज नहीं किया था, हमेशा मेंडल ने कैरेक्टर के लिए फैक्टर यूज किया था, है ना। मान लो ये फैक्टर है, उन्होंने बोला कोई भी फैक्टर होते हैं उनके पास कितने अलील्स होते हैं? 2। यस, उनके पास 2 अलील होते हैं, राइट। सो उन 2 अलील में हमेशा जब गैमेट बनेगा तो वो हमेशा सेग्रीगेट हो जाएंगे। फैक्टर में 2 अलील होते हैं, एक फैक्टर का 2 अलील सेपरेट होगा ही होगा, दे विल सेग्रीगेट जब भी उनको गैमेट बनाना है, ठीक है। तो आपका कैपिटल T और स्मॉल t सेग्रीगेट हो जाएंगे जिससे कि आपके गैमेट्स बनेंगे, और ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। Yes Sonam, alleles separate when they have to form the gametes and it has no exception. Cool? Yes. अभी तीसरा लॉ जो था वो 2 डिफरेंट फैक्टर के लिए, तीसरा जो लॉ है वो डिफरेंट फैक्टर्स के लिए है, मतलब 2 डिफरेंट जीन के लिए है। मान लो ये हो गया आपका राउंड और ये हो गया येलो, मतलब एक कलर के लिए हो गया, कलर एक कैरेक्टर हो गया, और एक शेप के लिए हो गया, शेप एक कैरेक्टर हो गया। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा इससे, दे आर नॉट डिपेंडेंट कि y सेपरेट होगा तभी r सेपरेट होगा,
ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हमें पता है ये तो सेपरेट होगा ही होगा, है ना। ये R और R तो सेपरेट हो ही जाएगा, और ये Y और Y सेपरेट होगा ही होगा, है ना। ये R किसी भी Y से कंबाइन कर सकता है। गैमेट आपके दो मिलेंगे ना, दोनों गैमेट, किसी भी गैमेट से ये वाला R कंबाइन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये उसी वाले Y से कंबाइन करेगा, ठीक है। हाँ, यस, अनोश ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, लॉ ऑफ स्वतंत्र वर्गीकरण, ठीक है, हिंदी में। वो स्वतंत्र है, वो फ्री है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ज्यादा अच्छा ऐसे समझ आएगा। अगर मैं कैपिटल R स्मॉल r ले लूं, कैपिटल Y और स्मॉल y ले लूं, इससे गैमेट तो बनेगा, हमें पता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ऐसे बन जाएंगे, है ना। पॉसिबिलिटी ऐसा है। अब ये R इस Y से कंबाइन कर सकता है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। ये R इस Y से भी कंबाइन कर सकता है, ये R इस Y से भी कंबाइन कर सकता है, और ये वाला R इस Y से भी कर सकता है। तभी तो हम गैमेट बनाते हैं ना, सारे पॉसिबल गैमेट्स बनाते हैं, राइट। इसका मतलब है जो फैक्टर होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। ये Y इस पर डिपेंडेंट नहीं है, और ये R इस Y पर डिपेंडेंट नहीं है, वो कॉम्बिनेशन उनका इंडिपेंडेंट है। इसलिए हम सारे पॉसिबल रिजल्ट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना हमारे सेल के अंदर कैसे गैमेट बन रहा है, कैसे मियोसिस हो रहा है, वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कौन सा क्रोमोसोम कंबाइन हो रहा है, हमें ये सब कुछ नहीं पता है। इसलिए हम क्या सोचते हैं, हम पूरा ही पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स में आप बस ये समझो कि वो जब हम एक जीन के बारे में कंसीडर कर रहे थे तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जब दो जीन के बारे में कंसीडर करते हैं और बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दो फैक्टर्स के लिए है या फिर दो जीन के लिए है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक फैक्टर या फिर एक जीन के लिए है। आई होप अब सबको समझ आया होगा, मैं थोड़ा डिटेल में चली गई थी, जिसने भी कनेक्ट किया मेरे साथ आपको समझ आया होगा मियोसिस एंड ऑल, है ना, क्यों हम पूरे कॉम्बिनेशन को लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपके सेल में क्रोमोसोम जो है, कौन सा क्रोमोसोम यहाँ आ रहा है और कौन सा क्रोमोसोम यहाँ आ रहा है, आपको ये चीज नहीं पता है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स में सबको अगर समझना है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है, तो आप यही समझोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक फैक्टर या एक जीन के लिए होता है जिसमें दो अलील होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दो फैक्टर के लिए होता है या दो जीन के लिए होता है जो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है। अब सबको समझ आ गया होगा, एवरीवन अंडरस्टूड नाउ द थ्री लॉज। प्लीज क्लिक ऑन यस अगर समझ आया तो, और अगर नहीं समझ आया तो आप नो पे क्लिक करके खुद को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया है, ठीक है। ओके अनुष, थैंक यू, एकदम शुद्ध हिंदी में लिख रहे हो, है ना, बढ़िया। धनेश्वरी का कोई डाउट है क्या? टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी सिंगल ही अलील रहेगा गैमेट में डिवाइड होने के बाद। हाँ हाँ धनेश्वरी, हमें पता है ना वो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ना, वो डिवाइड हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम जाएगा गैमेट में, कोई एक क्रोमोसोम गैमेट में जाएगा, है ना, तभी तो वो फ्यूज होके फिर से दो क्रोमोसोम बनेंगे। एक क्रोमोसोम आपका फादर से है और दूसरा क्रोमोसोम आपका मदर से है, दोनों ही आपके बॉडी में है। जब उसको गैमेट बनाना होता है तो हम उसको हाफ कर देते हैं, एक ही क्रोमोसोम गैमेट में जाएगा। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, गैमेट में कितने क्रोमोसोम जाएंगे? 23 जाएंगे,
ठीक है। श्रुति हैज अ डाउट कि मैम व्हाई डोंट दे क्रॉस टू टॉल प्लांट्स। अगर टू टॉल प्लांट्स को क्रॉस कौन, अच्छा मेंडल का पूछ रहे हो क्या श्रुति? विथ रिस्पेक्ट टू मेंडल पूछ रहे हो? यस। तो मेंडल ने अगर दोनों टॉल प्लांट लिया होता, आप देखो क्या होता। हो सकता है उसने दोनों टॉल प्लांट भी लिया होगा, लेकिन रिजल्ट उसको कुछ मिला ही नहीं। मान लो कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया, ठीक है। इससे आपका गैमेट क्या पॉसिबिलिटी है? सिर्फ टी आने का। इससे क्या पॉसिबिलिटी है? सिर्फ टी आने का। इनको कंबाइन कर दो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा टॉल मिलेगा। आप कुछ भी करते जाओ, फिर से इसमें सेल्फिंग करो, फिर से आपको टी ही मिलेगा, है ना। कंबाइन करो, फिर से कैपिटल टी मिलेगा। इसलिए उन्होंने प्योर टॉल प्लांट नहीं लिया, सिर्फ टॉल प्लांट आते। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं उन्होंने किया नहीं होगा, किया होगा, बट उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होगा, उनको कोई डिफरेंट रिजल्ट ही नहीं मिला। दुनिया को वो बताते क्या? तो उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर डॉर्फ प्लांट लिया। उससे उन्होंने देखा कि रिजल्ट में कुछ वेरिएशन आ रहे थे, ठीक है, और फिर वो दुनिया वालों को बताए। ठीक है श्रुति? All right. So that is your laws of inheritance and Mendel monohybrid cross, dihybrid cross, gamete कैसे बनाते हैं, उनका रेशियो क्या होता है and all that. ठीक है। अब एक चैलेंज है हमारे पास, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है। मान लो आपके एग्जाम में आया, तो आप जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे लिख दो कि डिट्टो डिट्टो, तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो बोर्ड्स वाले टीचर्स होते हैं ना, जो करेक्ट करते हैं पेपर्स, उनको आपको डिट्टो डिट्टो जो बुक में लिखा होता है ना, वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम डिट्टो डिट्टो वही लिखो। होता है ना ऐसा? ऐसा होता है। सीबीएसई बोर्ड में फिर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर आपने समझ के अपने लैंग्वेज में अच्छे से आंसर लिखा है, सारे कीवर्ड्स को लिखा है, आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो स्टेट बोर्ड होते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, मैंने ये नोटिस किया है कि आपको डिट्टो लाइंस लिखने होते हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली आपके बुक में स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आप सबने देखा है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्लीज आप उसको पढ़िए, समझिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ आता है, कम बैक टू मी एंड आस्क कि मैम इसमें क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आए। आपको प्लीज एक बार और लिख प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार लिखिए, आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट, लेकिन एक बार लिखने की जरूरत है। प्लीज राइट दैट वंस, ठीक है। Ritika is saying the law of inheritance states that the purity of gamete in the first filial generation F1. मतलब समझ नहीं आया मुझे रितिका। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 3 है आपके, आपके 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। आप जो बोल रहे हो ना लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब गैमेट बनेगा तो अलील सेपरेट होंगे, ठीक है। उसके अंदर में 3 लॉज होते हैं। आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए करेक्ट है, ठीक है। ओके, हाँ अब हम सीखेंगे। रितिका आप जो बोल रहे हो अब हम सीखेंगे। ये तो मेंडल की कहानी थी। मेंडल ने हमें बताया कि पी प्लांट के कैरेक्टर ले लो, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड में, डाईहाइब्रिड में, ठीक है। पुनेट आए, पुनेट ने एक चेकर बोर्ड दिया और उससे हमने इजीली सारे जीनोटाइप को फाइंड आउट किया प्रोजेनी का, है ना। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ पता है, मेंडल ने जो भी बताया था कुछ कुछ एक्सेप्शंस आने लगे, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट पे स्टडी किया ना, मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट पे स्टडी किया और सारे रिजल्ट्स बता दिए हमें कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि हमें इसका एक्सेप्शन मिलेगा,
हमें इसका भी एक्सेप्शन मिलेगा, हमें सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो अब हम सीखने वाले हैं ऐसी चीजें जो मेंडल ने नहीं बताया, जो मेंडल नहीं बता पाए, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मेंडल की दुनिया, वी वर लर्निंग अबाउट द दुनिया ऑफ मेंडल। अब हम सीखेंगे मेंडल के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर मेंडल, पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडल के बाद, ठीक है। हाँ प्रियंका, आई एम गोना टेल दैट, ठीक है। सी, जिसको भी डाउट्स है ना कुछ लंबा चौड़ा सा, आप प्लीज बोल सकते हो। चैट में ऐसा होता है ना कि आपका चैट ऊपर चला जाता है, फिर मैं देख नहीं पाती हूँ, ठीक है। हाँ रितिका, हम सब सीखने वाले हैं, यस आप करेक्ट हो। किसी को डाउट है अगर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बोलो अभी। अगर किसी का गलती से मैंने नहीं देखा मैसेज, यू कैन आस्क नाउ, ठीक है। अदरवाइज वी विल स्टार्ट विथ, हाँ मेंडल के बाद की दुनिया, यस। तो आफ्टर मेंडल, ठीक है। सो अभी तक हमने मेंडलिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेंडल के बाद। मतलब जैसे आपको बोलते हैं ना खाना खा के आओ, लंच करके आओ, तो हम बोलते हैं पोस्ट लंच। पोस्ट लंच का मतलब लंच के बाद, ठीक है। तो मेंडल के बाद का मतलब पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म। इसको ना नया मेंडलिज्म का भी नाम दिया गया, यस तेजू। नियो, नियो का मतलब न्यू, ठीक है, नियो मेंडलिज्म, ठीक है। पोस्ट मेंडलिज्म या फिर नियो मेंडलिज्म, न्यू मेंडलिज्म, ओके, यस, या ओके। सो रितिका इज आस्किंग फॉर टेक्स्ट बुक्स, it should be available in the market. I have not checked, I haven't checked it yet, but maybe it is available in the market. If not, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस आप ऐप से अमेजोन से ले सकते हो। अमेजोन ने कुरियर सर्विस स्टार्ट कर दिया है, फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों। एंड अनुष इज सेइंग कि स्टेट बोर्ड का ऐप भी है। कौन सा ऐप है अनुष, बता सकते हो हमें? You can unmute and say, or you can text, I will say to everyone. Amazon में अवेलेबल नहीं है तेजू, ठीक है। मैंने एक दिशा, दिशा करके एक बताया था ना साइट, उस साइट से आप तब तक सॉफ्ट कॉपी यूज करो, ठीक है। दीक्षा, हाँ यस। और ऐप का नाम है आपका स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। प्ले स्टोर में ऐसे टाइप करो आप, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स। अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो प्ले स्टोर में आप ये टाइप कर लो और डाउनलोड कर लो ऐप को, ठीक है। ओके, नाउ डोंट वरी, ओके रितिका, वरी नहीं करना है, एकदम टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए तो एनसीईआरटी साइट पे आपको मिल जाएगा, आप बस ऐसे टाइप करो, जो भी चैप्टर चाहिए ना आपको, जो भी चैप्टर चाहिए वहां लिख दो कि मुझे, लिखो ऐसे, फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड चाहिए तो लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी क्लास 11 एनसीईआरटी डाउनलोड। कोई अच्छा इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है, बट बस ऐसे ही लिखो, आपको खुद से एक साइट आ जाएगा, क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी चैप्टर चाहिए चैप्टर वाइज डाउनलोड कर लो, यस yes Samiksha, Amazon is delivering the books. If it is available, they will deliver the books. Yeah, so coming to neo Mendelism, ठीक है, neo Mendelism। तो इसमें हम सीखेंगे जीन कैसे कैसे इंटरैक्ट होते हैं, जीन कैसे कैसे इंटरैक्ट होते हैं, ओके, यस। So in neo Mendelism we are going to learn gene interaction. One thing you need to remember in this, कि जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो किसमें चेंजेस होंगे, फिनोटाइप में चेंज होगा, जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं होगा। ओनली
ओनली phenotype changes, ठीक है, जीनोटाइप रिमेन्स सेम। इसका मतलब समझ आ रहा है क्या? रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा क्यों बोला कि जीनोटाइप सेम रहेगा और फिनोटाइप चेंज होगा? क्योंकि ये इंटरैक्शन है ना जीन का। मतलब जब हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो हमने उसका जीनोटाइप रेशियो लिया था 1:2:1। ये कभी चेंज होगा क्या? मान लो आपका प्लांट कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। मैंने यही प्लांट लिया, मैंने यही जीन भी लिया, ठीक है। तो अगर इसका प्रोडक्ट होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, राइट। जब इसकी सेल्फिंग करोगे आपका जीनोटाइप ये आएगा या नहीं आएगा? देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप आपका हमेशा सेम होगा या नहीं होगा? आप जीन को चेंज कर सकते हो क्या? आप जीन को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, जीन तो सेम होगा, राइट। सिर्फ क्या चेंजेस होने वाले हैं? उनका फिनोटाइप क्या दिखने वाला है, ठीक है, उनका फिनोटाइप क्या एक्सप्रेस होने वाला है, क्या दिखने वाला है। तो जीन जब इंटरैक्ट करेगा, मेंडल का जीनोटाइप रेशियो फॉलो होगा लेकिन फिनोटाइप रेशियो फॉलो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कैपिटल टी टॉल दिखाए आपको। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था? मेंडल के अकॉर्डिंग था कि ये भी आपको क्या देना चाहिए? टॉल देना चाहिए। बट ऐसा हो सकता है ये आपको कोई दूसरा दे दे कैरेक्टर, हो सकता है ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर दे दे। कैसा कैरेक्टर दे दे? क्योंकि इसका जीनोटाइप डिफरेंट है ना, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो हो सकता है इसका कैरेक्टर आपको इंटरमीडिएट मिले और स्मॉल टी आपको छोटा मिले, डॉर्फ मिले। अब आप देखो, प्रैक्टिकली सोचो, क्या जीनोटाइप चेंज हुआ? मेंडल का जो जीनोटाइप रेशियो था, ये कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? 2 बार है, और स्मॉल टी कितनी बार है? 1 बार है। तो मेंडल का जीनोटाइप रेशियो अभी भी वैलिड है, अभी भी वैलिड है, लेकिन फिनोटाइप रेशियो नहीं। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी था वो तो टॉल दे दिया, तो इसका रेशियो 1 हो गया, एक टॉल। जो स्मॉल टी था वो एक डॉर्फ हो गया, एक डॉर्फ हो गया। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, दोनों के दोनों कैसा कैरेक्टर दिए? इंटरमीडिएट दिए, इंटरमीडिएट। तो आपका फिनोटाइप रेशियो चेंज हुआ या नहीं हुआ? पहले 3:1 था, अब 1:2:1 हो गया है। एक टॉल, 2 इंटरमीडिएट और एक डॉर्फ। ये मैं बस समझने के लिए बता रही हूँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि क्यों सिर्फ फिनोटाइप चेंज हो सकता है। जीनोटाइप तो सेम होगा ना, वो कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर दिख रहा है वो अलग अलग कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। यस रितिका, डिड यू आस्क एनीथिंग? आई डिड नॉट सी। आप फिर से पूछ सकते हो व्हाटएवर यू हैड आस्क्ड, ठीक है। समझ आया सबको कि जीनोटाइप सेम होगा, फिनोटाइप चेंज होगा। अब वो कैसे कैसे चेंज होगा, उसके अलग अलग फॉर्म है, डिपेंडिंग ऑन वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे आपका जीन इंटरैक्ट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका फिनोटाइप चेंज होगा, ठीक है। तो एक बात दिमाग में फिक्स करना है कि जीनोटाइप सेम होने वाला है और फिनोटाइप चेंज होने वाला है, ठीक है। तो जीन इंटरैक्शन दो तरह से पढ़ सकते हैं हम इसको, ये भी आप खुद समझ जाओगे। देखो, हो सकता है
कि आपके पास एक फैक्टर हो, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक फैक्टर है मेंडल के अकॉर्डिंग, ये वन फैक्टर है ना, या फिर एक जीन है ना, हमें पता है फैक्टर या जीन एक कैरेक्टर के लिए होता है। कितने कैरेक्टर के लिए होता है? एक कैरेक्टर के लिए होता है। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है? हाइट है। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है? हाइट है, राइट। तो पहला इंटरैक्शन आपका कैसा हो सकता है? एक फैक्टर में कितने अलील होते हैं? एक फैक्टर में कितने अलील होते हैं? 2। तो पहला इंटरैक्शन तो आपका इन दोनों के बीच में होता है, ऑब्वियसली होता है ना। पहला तो खुद जीन के अंदर इंटरैक्शन हो रहा है, पहला खुद जीन के अंदर इंटरैक्शन हो रहा है, सेम जीन में हो रहा है। तो इस तरह के इंटरैक्शन को हम बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक मतलब जीन के अंदर, जीन के अंदर मतलब जीन के जो 2 अलील है उस अलील के बीच में इंटरैक्शन। जैसे आपके कॉलेज में कंपटीशन होता है, आपके कॉलेज में कंपटीशन होता है, इन योर कॉलेज, आप क्या बोलोगे? इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, है ना। आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं ना स्कूल में, विवेकानंदा क्लब, है ना। अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से क्लब बनाए जाते हैं, राइट। रेड क्लब, ग्रीन क्लब, ऐसे ऐसे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लब के बीच में मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैच हो गया, वॉलीबॉल हो गया। तो सेम कॉलेज में या सेम स्कूल में जब कंपटीशन होता है उसको हम इंट्रा बोलते हैं, सेम विद इन। लेकिन मान लो आपको आपके स्कूल से भेजा गया है दूसरे स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो क्या हो गया? इंटरजेनिक हो गया। वो क्या हो गया? इंटरजेनिक। 2 जीन के बीच में, 2 स्कूल के बीच में, 2 कॉलेज के बीच में। यस मुंशी, राइट। यस प्रियंका, करेक्ट। यस। तो आपको समझ आया? एक तो कंडीशन ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो सकता है, मान लो ये आपका राउंड शेप ले लिया मैंने एक कैरेक्टर, और एक मैंने हाइट ले लिया कैरेक्टर। तो पहला इन दोनों के बीच में, मतलब सेम जीन के बीच में, दूसरा इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब 2 जीन के बीच में, 2 जीन के बीच में। तो इस तरह की इंटरेक्शन को आप क्या बोलोगे? इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और इस तरह को क्या बोलोगे? इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंटर का मतलब बिटवीन होता है, ठीक है। तो बिटवीन 2 जीन, यहाँ पे सेम जीन में, सेम जीन के अलील के बीच में इंटरैक्शन होगा, सेम जीन के अलील के बीच में इंटरैक्शन होगा। इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंटरैक्शन, ठीक है। कोई भी डाउट अभी तक? किसी को कोई भी डाउट है? नो नो, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब हम सीखेंगे एक एक करके। इंट्राजेनिक के कुछ एग्जाम्पल होंगे और इंटरजेनिक के कुछ एग्जाम्पल हमें सीखने हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। मतलब ये कुछ और दिखाने वाला है, हमें कुछ और फिनोटाइप दिखाने वाला है। ये जीनोटाइप तो सेम रखेगा लेकिन फिनोटाइप कुछ और दिखाएगा, ठीक है। तो पहला इंट्राजेनिक, हम पहला सीख रहे हैं इंट्राजेनिक। तो इंट्राजेनिक बहुत लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है चैट में कि मैम इंट्राजेनिक में एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो इंट्राजेनिक का क्या क्या एग्जाम्पल है बताओ, फिर से बता दो एक बार, कोई अनम्यूट करके बता दो। हाँ धनेश्वरी, ये नियो मेंडलिज्म है, मेंडलिज्म के बाद आया नया मेंडलिज्म है, ठीक है। पोस्ट मेंडलिज्म। एग्जाम्पल्स क्या क्या सीख सकते हैं हम इसमें? 3 चीजें सीख सकते हैं, बताएगा क्या कोई? कोई बताएंगे मुझे? यस प्रियंका।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। फिर को डोमिनेंस भी सीख सकते हैं इसके अंदर में हम, और मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील। ये 3 एग्जाम्पल हम सीखेंगे इंट्राजेनिक के अंदर, इंट्राजेनिक के अंदर। यस अक्षता, तेजू, प्रियंका, मुंशी, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसा जैसा इनका नाम है ना वैसा वैसा इनका काम भी है, जैसा नाम वैसा काम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब हम मेंडल का पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है तो कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है ना। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी था तो कैपिटल टी डोमिनेंट था स्मॉल टी पे, राइट, है ना रितिका? यस आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल आल्सो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनकम्प्लीट लॉजिक समझते हैं पहले। लॉजिक क्या है? हम इंट्राजेनिक पढ़ रहे हैं, मतलब एक जीन का 2 अलील कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी, मेंडल के अकॉर्डिंग तो इसको टॉल होना चाहिए था, मेंडल के अकॉर्डिंग इसको टॉल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिखाएगा? इनकम्प्लीट, मतलब कैपिटल टी आपका टॉल का कैरेक्टर है ना, और स्मॉल टी जो अलील है वो किसके लिए है? वो डॉर्फ के लिए है। जब मेंडल ने ये दिखाया था हेटेरोजाइगस में, उसने बोला था कि कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है? दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होंगे, ना ही कैपिटल टी एक्सप्रेस होके टॉल बनाएगा, ना ही स्मॉल टी एक्सप्रेस होके डॉर्फ बनाएगा, दोनों ही कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि the allele of the same gene will not be expressed equally, कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है पूरा पूरा, they are not getting expressed completely, right? In heterozygous condition both the alleles, like none of them, you can just write none of the allele in the heterozygous condition are getting expressed completely. Got it? None of the allele in heterozygous condition are getting expressed completely. मतलब क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर कर दो तो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। अगर कोई अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपके घर से आवाजें आ रही है। Your mom is calling, someone's mom is calling, right? So intermediate, समझ आया? होना क्या चाहिए था टॉल मेंडल के अकॉर्डिंग, बट दिखा क्या रहा है ये? ना ही टॉल ना ही डॉर्फ, दोनों ही कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हुए, तो दैट इज इंटरमीडिएट। वो क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ आया? अब कोडोमिनेंस का देखते हैं कि कोडोमिनेंस क्या होता है। मुंशी के घर से आवाज आ रही है, so I have muted everyone now. मुंशी के घर से आवाज आ रही थी बहुत सारी। yes? अभी कोडोमिनेंस क्या होता है? को का मतलब क्या होता है? टुगेदर। हमेशा को का मतलब क्या होता है? टुगेदर, साथ साथ चलना, ठीक है। मैंने म्यूट कर दिया मुंशी, आपका म्यूटेड नहीं था, आपके घर से आवाजें आ रही थी, ठीक है। कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या? साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। मतलब क्या हुआ? मान लो कुछ ऐसा है, मैं बस समझने के लिए भी बता रही हूँ, हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है। हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल सीखेंगे। मान लो कि कोई
कैटल है, ठीक है, तो ये कैटल है। एक कैटल आपका रेड कलर का है और एक कैटल आपका कैसा है, व्हाइट कलर का है। एक कैटल रेड कलर है और एक कैटल व्हाइट कलर का है, ठीक है। आपने क्रॉस करा दिया दोनों को, रेड कैटल और व्हाइट कैटल को क्रॉस कराया, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा आपको पता है? रिजल्ट क्या मिलेगा? मान लो एक कैटल बन गई, वो कैटल कैसी होगी पता है? उसमें रेड भी होगा और उसमें व्हाइट भी होगा, दोनों ही प्रेजेंट होगा। उसमें रेड कलर भी प्रेजेंट होंगे और उसमें व्हाइट कलर भी प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब भी किसी जीन में दोनों अलील इक्वल एक्सप्रेस हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस, ठीक है, समझ आया? When both the allele of the gene are getting expressed equally, कोडोमिनेंस, समझ आ गया? दोनों ही प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल अलील तीसरा है हमारा, मल्टीपल अलील। किसी को कोई डाउट? मल्टीपल अलील तक, मल्टीपल अलील सीखे आप? हाँ, यस मुंशी, करेक्ट। मल्टीपल अलील का मतलब अभी तक हम सीखते आ रहे थे कि एक जीन के कितने अलील होते हैं? आंसर इट फास्ट। एक जीन के कितने अलील होते हैं? क्विक। एक जीन कितने अलील? हाउ मेनी अलील्स? ऑसम, यस, एवरीवन हैज आंसर्ड। एक जीन में 2 अलील होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा जीन है जिसमें 2 से ज्यादा अलील है, more than 2, the gene in which you have more than 2 allele, ऐसा जीन जिसमें कितने अलील पाए जा रहे हैं? मोर देन 2, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल अलील कंडीशन। यस श्रुति, करेक्ट। यस मुंशी, करेक्ट। यस, सो मल्टीपल अलील का मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था? हर जीन, हर फैक्टर में 2 अलील है, लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है? एक जीन में 2 से ज्यादा अलील है। हाँ प्रियंका, यस, एग्जाम्पल हम सीखेंगे। AB ब्लड ग्रुप, जो ABO ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल अलील शो करता है, हम सीखेंगे सारा एग्जाम्पल्स। तो ये आपका इंट्राजेनिक हो गया, दोनों completely एक्सप्रेस नहीं हुए। When both the allele of the gene are not completely expressed, incomplete. When both the allele of the gene are getting expressed equally, codominance. When one gene has more than 2 allele, that is multiple allele, that is multiple allelism condition. Yes, okay, all right. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे दानेश्वरी इज आस्किंग कि प्रोजेनी डिफेक्टेड होगा या प्रोजेनी नॉर्मल होगा। हम ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है, सब कुछ सीखेंगे, नॉर्मल होगा या डिफेक्टेड होगा नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल सीखेंगे। मैं आपका आंसर दे देती हूँ दानेश्वरी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जितने भी आपको मिलेंगे ना, सब नॉर्मल होंगे, डिफेक्टेड नहीं होंगे। मेंडल का जो स्टडी था वो लिमिटेड स्टडी था, उनके टाइम बहुत पुराना टाइम था, राइट? वो 1866 के अराउंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी क्या है, 2020 है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत सारी नई चीजों को डिस्कवर किया गया। हमारे बॉडी के अंदर ABO ब्लड ग्रुप है, हम सब डिफेक्टेड नहीं है, राइट? हम सब नॉर्मल है, तो बहुत सारी नई चीजों की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है? तो प्रोजेनियस डिफेक्टेड नहीं है। ओके दानेश्वरी, हम डिफेक्टेड चीज भी पढ़ेंगे,
जब डिजीज आएगा, जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आएगा, तो हम डिसऑर्डर्स भी सीखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, अभी आपको जो भी डाउट है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। श्रुति इज आस्किंग कि सीईटी के लिए कौन सा बुक रेफर करना चाहिए। सीईटी के लिए बेस्ट बुक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिनेश का एक बुक ले लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस तो बहुत इजी है ना। जब भी आप लेट्स से कोई प्रोजेनी आपको दिया गया, अभी मान लो मैंने F1 प्रोजेनी लिया, अगर आप इसको होमोजाइगस, अगर आप इसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो, वो टेस्ट क्रॉस है। मैंने तो पूरा एक्सप्लेन किया था इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। इसका सिग्निफिकेंस था कि आपको इसका जीनोटाइप पता करना था कि वो हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है। हमने सीखा भी था कि सारे के सारे अगर सेम आ गए तो हमने सीखा था कि वो क्या था, होमोजाइगस। अगर 50% आपका टॉल और 50% डॉर्फ आया था तो इसका कंडीशन क्या था, हेटेरोजाइगस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि आप F1 प्रोजेनी को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो, ठीक है रुचि? इसका सिग्निफिकेंस है आप जीनोटाइप पता करना चाहते हो। अगर सारा सेम आता है, सारे के सारे टॉल आ गए मान लो, तो आप बोलोगे कि जो F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप था वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन था। अगर 50% टॉल आया, 50% डॉर्फ आया, तो आप बोलोगे कि F1 प्रोजेनी हेटेरोजाइगस कंडीशन में थी, ठीक है? मैंने जिस लेक्चर में पढ़ाया है ना, उस लेक्चर को फिर से एक बार आप देखो। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है, आई होप समझ आ गया होगा। बुक को एक बार पढ़ो, फिर भी समझ नहीं आता है तो आप एक बार YouTube पे जो वीडियो अपलोडेड है उसको देख लो। हाँ धनेश्वरी, यू कैन टर्न द वीडियो ऑन। यस, आप वीडियो करो ऑन, मैं देखती हूँ। ये कौन सा क्रॉस है आपका, RRYY वाला? अच्छा, 1 सेकेंड। All right, so this is the cross. Everyone can see this, right? Can you all check? She wants us to check कि वो करेक्ट है कि नहीं। गैमेट चेक करो धनेश्वरी, अगर गैमेट करेक्ट है तो आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन भी करेक्ट होगा। कैपिटल R कैपिटल Y है, कैपिटल R स्मॉल y, उसके बाद का क्या है, उसके बाद थोड़ा सा मूव करो, नहीं उधर नहीं, इधर, हाँ हाँ, इधर नहीं, उस साइड, राइट, हाँ, कैपिटल R स्मॉल y, उसके बाद का क्या कॉम्बिनेशन लिया है आपने? दो और कॉम्बिनेशन होंगे ना, हाँ, व्हाट इज दैट, कांट सी दैट। अभी अच्छे से दिख नहीं रहा धनेश्वरी, आप बुक से देख लो, आप बुक से मैच कर लो। मैंने जो यहाँ पढ़ाया है ना आपको, मैंने जो पढ़ाया है उससे आप मैच करो, ठीक है? अगर गैमेट आपका करेक्ट है, अगर ये आपका गैमेट करेक्ट है, ये गैमेट अगर करेक्ट है तो आपके कॉम्बिनेशन भी करेक्ट होंगे, ठीक है? ये वाला गैमेट एक बार मैच करो आप, वीडियो अच्छे से दिख नहीं रहा आपका, तो आप ये वाला गैमेट अच्छे से मैच करो। अगर ये करेक्ट है तो फिर तो कॉम्बिनेशन लिखना है आपको, फिर तो इजी ही है, ठीक है? हाँ मुंशी, क्या हुआ मैम, क्या हुआ, बोलो आगे। किसी को भी डाउट है? एनीवन कैन आस्क नाउ, किसी को भी डाउट है? अब्दुल, अभिजीत, आयुष, आदर्श, एनीवन हैज एनी डाउट? यादव, जय, हाँ तेजू, हम सीखेंगे, वो चीज हम सीखेंगे, मल्टीपल एलील्स, वो चीज मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है? आप टेंशन मत लो, कल सिखाऊंगी, नो डाउट। सबको समझ आया?